तो देखिए नेक्स्ट है ऑडिटर डज नॉट गारंटी द बुक्स टू बी करेक्ट एंड शो द ट्रू पोजीशन। तो जो ऑडिटर है वो मतलब एक गारंटर की तरह काम नहीं करता। जैसे वॉचडॉग जो है वो ईच एंड एवरी थीफ को कैच नहीं कर सकता, उसी तरह से जो ब्लड हाउंड डॉग है वो भी इसमें सक्सेसफुल नहीं होता। इसी तरह से ऑडिटर भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि वो क्लेवरली जो प्लान्ड फ्रॉड हैं वो उनको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद सेकंड देखिए ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट। लेकिन जो ऑडिटर है वो सिंसियर होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए और फेथफुली काम करे टू इट्स मास्टर, है ना। तो उसको अपने क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उसको अपॉइंट किया है, अपना ऑडिटर बनाया है, उनको उसके लिए डेलिगेंसी से काम करना होगा। ऑडिटर शुड डू एनालिटिकल चेकिंग, कि उसकी जो चेकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, एनालिटिकल। क्योंकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो एक्यूरेट है तभी बैलेंस शीट बनी है, तभी फाइनल अकाउंट्स बने हैं। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के साथ साथ उसको एनालिटिकल चेकिंग करनी है और कॉन्सेंट्रेट करना है सारे पॉइंट्स के ऊपर कि कहाँ कहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए ऑडिटर इज़ नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव, कि ऑडिटर है, डिटेक्टिव नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको कंपेयर किया है ब्लड हाउंड डॉग से, कि ब्लड हाउंड डॉग भी ईच एंड एवरी क्राइम को उसकी सेंस और स्मेल से पकड़ लेता है, लेकिन वॉच डॉग जो है वो ऐसा नहीं कर पाता, है ना। तो इसलिए जो ऑडिटर है वो वॉच डॉग की तरह है, क्योंकि ही कैन नॉट बी फोर्स टू वर्क एज डिटेक्टिव। उसको हम डिटेक्टिव की तरह काम करने के लिए नहीं कह सकते। वो अपनी तरफ से पूरा सावधानी से काम करेगा, ऑनेस्टी से काम करेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई फ्रॉड या कोई मिस्टेक नहीं पकड़ी जाती है, लेकिन वो ये प्रूव कर देता है कि उसने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए थे, तो हम उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। तो ये था कुछ ड्यूटीज़ जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, कि ऑडिटर की क्या लायबिलिटी है। सबसे पहले अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो ऑडिटर है उसकी क्या लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ है सोल प्रोप्राइटर एंड ऑडिटर के बीच में, है ना। तो जो उसके अंदर जो ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं वो ड्यूटीज़ उनको फॉलो करनी होती हैं और लायबिलिटीज़ भी उसमें मेंशन की होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय देम, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, उसके अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटीज़ हो जाती हैं, है ना। लेकिन फिर भी उनकी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं टू द थर्ड पार्टी। सेकेंड है लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के लिए भी जो ऑडिटर है उनकी कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये भी पार्टनरशिप डीड में या जो एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ ऑडिटर एंड जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें वो मेंशन होता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। थर्ड आता है लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी लॉ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनकी जो लायबिलिटीज़ हैं उन लायबिलिटीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है सिविल लायबिलिटी और एक है क्रिमिनल लायबिलिटी। अब देखिए फर्स्ट आता है सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ हैं फॉर विच इफ़ द ऑडिटर इज़ फाउंड गिल्टी ही शेल हैव टू पे डैमेजेस। उनको कंपनसेशन देना होगा, उनको अमाउंट पे करना होगा अगर वो लायबल ठहराए जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या लायबिलिटी है। सबसे पहला है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही, कि अगर इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडिटर दैट ही विल डू हिज वर्क विद ड्यू कॉशन, डिलिजेंस एंड एफिशिएंसी एंड सिंसियरिटी। अगर हम उससे उम्मीद करते हैं ऑब्वियसली कि वो सावधानी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तो जो ऑडिटर है अगर इसको पूरा नहीं करता, मतलब अगर ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने लापरवाही से काम किया है और उनकी वजह से किसी को नुकसान हुआ है, तो ही कैन बी हेल्ड गिल्टी। फिर उनको जो है वो गिल्टी में माना जा सकता है और उनको नेग्लिजेंस के लिए पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सावधानी से काम किया था, तो फिर उनको जो है वो मतलब पे करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो ऑडिटर है वो उसने डिलिजेंसी से काम किया था या नहीं किया था, जो भी प्रूव होगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है कि ही विल पे और नॉट, है ना। बट इट मीन्स डूइंग समथिंग दैट ए प्रूडेंट एंड रीजनेबल पर्सन हु वुड नॉट डू, और नॉट डूइंग समथिंग दैट ए प्रूडेंट एंड रीजनेबल पर्सन वुड डू, है ना। तो इसका मतलब यही है कि एक पर्सन जो है वो वही काम करेगा जो उससे उम्मीद की जाती है, लेकिन अगर उसने लापरवाही से काम किया है तो ही शुड पे। सेकेंड आता है लायबिलिटी फॉर मिसफिसेंस, कि ऑडिटर जो है वो अगर अपनी जो उसको ड्यूटीज़ दी गई हैं या जो उसकी पोजीशन है उसमें अगर उसको मिसफिसेंस का वो गिल्टी पाया जाता है। मिसफिसेंस मतलब कोई काम उसको करना था लेकिन या तो उस काम को उसने पूरा नहीं किया या पार्शली किया। जैसे उसको ऑडिट का काम दिया गया था लेकिन वो इंटरनल चेक पर बिलीव करके उसने कोई काम अधूरा चेक किया, जैसे कैश बुक को पूरा चेक नहीं किया, और हो सकता है कैश में ही फ्रॉड हो, लेकिन वो उस फ्रॉड को ढूंढ नहीं पाया,
है ना, डिटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अगर वो ऑनेस्टी से काम करता तो वो ढूंढ लेता, तो फिर यहाँ पर वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा और जो भी डैमेजेस होंगे इसके, है ना, उन डैमेजेस को वो पे करना उसको पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि जो ऑडिटर है उसने अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से नहीं की, है ना। अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो वो इस काम को कर लेता। तो इस तरीके से अगर वो मिसफिसेंस उसने किया है तो उसके लिए वो लायबल होगा और ही हैज़ टू पे। उसको जो भी जिसको भी नुकसान हुआ है ऑब्वियसली ऑनर को, तो उसको जो है वो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। थर्ड आता है लायबिलिटी टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी वी कैन से कि रेफरिंग टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज कंपनीज क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर्स, बायर्स, सेलर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना, ये हो सकते हैं। तो यूजुअली जो ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ की जाती है इन पर्सन्स के द्वारा, तो उनको भी नुकसान हो सकता है ना। लेकिन जो ऑडिटर है वो लायबल है किसके लिए, जिन्होंने अपॉइंट किया है, जस्ट लाइक फॉर शेयर होल्डर्स, है ना। थर्ड पार्टी के लिए जनरली वो लायबल नहीं होता बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड थर्ड पार्टी। तो वी कैन से ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो बैलेंस शीट को चेक करेगा, P&L अकाउंट को चेक करेगा, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और ऑडिटर जो है वो अगर कोई इनएक्यूरेसी या इरेगुलरिटी है तो वो उसको डिस्क्लोज़ करेगा। लेकिन अगर वो डिस्क्लोज़ नहीं करता या बैलेंस शीट और P&L अकाउंट जो है वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शो कर रही हैं और इस पर बिलीव करके थर्ड पार्टी ने कोई एग्रीमेंट कर लिया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है विद द कंपनी जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, तो फिर वो लायबल हो सकता है। अदरवाइज़ वो डैमेजेस के लिए लायबल नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि उसकी वजह से उनको फाइनेंशियली लॉस हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मॉरल ड्यूटी, मॉरल लायबिलिटी। तो इवन दो एक्सेप्ट फॉर द फ्रॉड द ऑडिटर इज़ नॉट लायबल थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए जैसे बताया कि वो लायबल नहीं है, है ना, लेकिन ये मॉरल ड्यूटी है, मॉरल लायबिलिटी है ऑडिटर की कि वो ऑनेस्टी से काम करेगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि थर्ड पार्टी को नुकसान ना हो, है ना। तो जैसे बताया कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं ऑडिटर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, कि नॉट लायबल फॉर नेग्लिजेंस। अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है, मिसफिसेंस हुई है ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर, तो कोई भी थर्ड पार्टी जिसको नुकसान हुआ है तो ऑडिटर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द थर्ड पार्टी। सेकेंड, लायबल फॉर फ्रॉड, ऑडिटर कैन नॉट बी लायबल टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, चाहे वो मिसफिसेंस हो, चाहे वो नेग्लिजेंस हो या फ्रॉड हो, है ना, उसके लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऑडिटर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जिस पर बिलीव करके थर्ड पार्टी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कंपनी के साथ जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है, तो फिर ऑडिटर को जो है वो फोर्स किया जा सकता है कि ही हैज़ टू पे द डैमेजेस। मॉरल लायबिलिटी की जो ऑडिटर है उसकी मॉरल लायबिलिटी है कि थर्ड पार्टी के लिए, है ना, कि उनको जो है वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और हमेशा प्रोफेशनल ऑनेस्टी से काम करेगा। ये ध्यान रखेगा कि उसने ऑब्वियसली लायबल तो वो क्लाइंट के लिए है, लेकिन अदर जो थर्ड पार्टी है उनके लिए भी उनकी मॉरल लायबिलिटी कम नहीं है ना। तो वो ये ध्यान रखेगा जो सोशल पर्सन हैं, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वो भी कोई गलत एक्शन ना ले लें उनकी जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद लायबिलिटी अंडर कंपनी एक्ट, कि कंपनी एक्ट सेक्शन 35 भी ये बताता है कि ऑडिटर ने अगर कोई अनट्रू स्टेटमेंट दी है प्रोस्पेक्टस में तो वो उसके लिए लायबल होगा। और जिसको भी नुकसान हुआ है थर्ड पार्टी को, जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया या कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस और उनको लॉस हुआ है, तो ऑडिटर लायबल होगा अगर उसने कोई अनट्रू स्टेटमेंट दी है। अगर लोगों ने जो है वो उसकी स्टेटमेंट पर विश्वास करके शेयर्स परचेज़ किए हैं, डिबेंचर परचेज़ किए हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस हुआ है ना, तो फिर ये जो ऑडिटर है वो लायबल होगा। लेकिन वो लायबल कब नहीं होगा, अगर उसने अपनी कंसेंट वापस ले ली टाइमली, है ना, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक को दे दी थी। एंड इफ़ एज सुन एज द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट अनट्रू स्टेटमेंट आर कंटेन्ड, ही इमीडिएटली इशूड ए विड्रॉल ऑफ द सेम। जैसे बताया कि उसने इमीडिएटली वापस ले ली और डिक्लेयर कर दिया ट्रू फैक्ट पब्लिकली, ठीक है। और अगर जो ऑडिटर है वो प्रोस्पेक्टस के इशू होने के बाद और अलॉटमेंट से पहले भी अपनी कंसेंट को वापस ले लेता है तो भी वो लायबल नहीं होगा, या ऑडिटर के पास सफिशेंट एविडेंस है ये प्रूव करने का कि जो अनट्रू स्टेटमेंट दी गई थी वो उसके अकॉर्डिंग ट्रू थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो करेक्ट थी, तो भी जो ऑडिटर है वो लायबल नहीं होगा। तो ये थी कुछ हमारी लायबिलिटीज़।